हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2023 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर के 2022 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे। उन सभी क्लास का PDF नोट आप टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हिंदी हमारा जो है ये षष्ठम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक 25 का होता है, जिनमें से कम 12 लाने अनिवार्य होते हैं। आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न नंबर पहला है या रा ला वा जो है ये व्यंजन है, ये किस टाइप के व्यंजन है? ऑप्शन है ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त। या रा ला वा जो है ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसमें हमारा शा, शा, शा और हा, ये 4 व्यंजन हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन में। स्पर्श में हमारे जो आते हैं, स्पर्श व्यंजन में टोटल 25 आते हैं, जिसमें हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, मा वर्ग यह हमारा आता है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो उसमें हमारा या, रा, ला और वा ये चारों आते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें हमारा छा, त्रा, ज्ञा और सरा, ये 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि या, रा, ला, वा जो है ये व्यंजन है, तो ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है इनमें से कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? इनमें से कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अगर हम इसमें देखें उपयुक्त जो लिखा जाता है वो हमारा लिखा जाता है कुछ इस तरह से, उपरयुक्त कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर हम साकेत महाकाव्य की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। साकेत महाकाव्य जो है ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिसके लिए वर्ष 1932 में मंगला प्रसाद जो है, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी महाकाव्य की रचना किया था। प्रश्न नंबर 4 है पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की इनमें से कौन सा है जो रचना नहीं है? ऑप्शन हमारा दिया गया है दूध बतासा, फिर हमारा दिया गया है शिशु भारती, पल्लव और झरना। तो इनमें से कौन सा है जो सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है? तो अगर हम लोग देखें दूध बतासा, शिशु भारती और झरना, ये तीनों सोहनलाल द्विवेदी जी की कृत हैं, जबकि पल्लव जो है यह नहीं है, ये प्राकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है वाक्य का गुण नहीं है। वाक्य का गुण नहीं है, ऑप्शन दिया गया है सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य और क्रमबद्धता। तो अगर हम वाक्य का गुण देखें तो इसमें से जो नहीं है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्देश्य जो है ये वाक्य का गुण नहीं है, जबकि सार्थकता, योग्यता और क्रमबद्धता जो है ये सभी वाक्य के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अधलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या हैं? शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो देखते हैं स्वर व व्यंजन का उचित तालमेल, ये इसका पहला प्रमुख तत्व है। दूसरा वर्णों का शुद्धता पूर्वक जो है उच्चारण। नेक्स्ट है
अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण, बलाघात व अनुक्तान, फिर आपका है संगम गति विराम। तो ये सभी हैं उच्चारण संबंधी प्रमुख तत्व। स्वर व्यंजन का समुचित उपयोग, वर्णों का जो है का शुद्धता पूर्वक उच्चारण, अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण, बलाघात व अनुतान, संगम गति तथा विराम। प्रश्न नंबर 7 है पठन, जिसको हम लोग वाचन बोलते हैं, इसके प्रकार बताइए, यह कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम इसके पठन या वाचन के प्रकार की बात करें तो ये हमारा होता है निम्नलिखित प्रकार का, जिनमें से पहला हमारा दिया गया व्यक्तिगत पठन या वाचन, दूसरा है सामूहिक पठन व वाचन। पहला हमारा है व्यक्तिगत पठन, जिसमें आपका विद्यार्थी तथा शिक्षक व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। सामूहिक पठन में क्या होता है, इसमें कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक साथ मिलाकर समान स्वर, गति, उसके बाद में लय के साथ जो है मौखिक पाठन किया जाता है या मौखिक पठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं। समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं। तो इसके विभिन्न स्तंभ जो होते हैं वो हमारा होता है क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, ये सभी होते हैं इसके जो है स्तंभ। समाचार पत्रों के स्तंभ के रूप में मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, जिनमें से पहला हमारा है क्या हुआ, दूसरा किसके साथ हुआ, फिर कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए क्या, कौन, कब, कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कैसे और क्यों में जो है ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पक्ष पर जोर देते हैं। तो इसके स्तंभ कौन से, ये हमारे यहाँ दिया गया है 6 स्तंभ, ये होते हैं इसके समाचार पत्रों के स्तंभ। प्रश्न नंबर 9 है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हमारा है स्मृत की रेखाएं, नीरजा, रश्मि, निहार, यामा, दीपशिखा, आतीत के चलचित्र, श्रृंगार की कड़ियाँ, नीलाम्बरा, ये सभी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, नीलाम्बरा तथा स्मृत की रेखाएं आदि। प्रश्न नंबर 10 है बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं, नाम लिखिए। बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं, नाम लिखिए। तो देखिए बीजक काव्य संग्रह जो है ये कबीर दास के दोहों का संकलन है। इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। बीजक काव्य संग्रह जो है कबीर दास के दोहों का संकलन है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। साखी, शबद और रामायणी। प्रश्न नंबर 11 है हितम मनोहारी चा वचम दुर्लभा, इसका जो है अर्थ स्पष्ट कीजिए। हितम मनोहारिचा वचम दुर्लभा, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में। तो जो वाणी हितकर हो और कानों को सुनने में प्रिय भी हो, ऐसा वचन अर्थात जिसमें दोनों गुण हो, इसका मिलना कठिन होता है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होते हैं वह कानों को जो है प्रिय लगने वाला नहीं होता है। जो वाणी हितकर हो, कानों को सुनने में प्रिय भी हो, ऐसा वचन अर्थात जिसमें दोनों का जो हो गुण हो, ये मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होते हैं वह मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 12 से है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। देखिए जीवनी जो है किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा क्या होती है, इसमें लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी जो होगी ये क्या होगी, किसी के जीवन पर आधारित होगी, और आत्मकथा जो है वो लेखक के स्वयं की कथा होती है। जीवनी जो है संस्मरणात्मक होती है, आत्मकथा क्या होती है, संस्मरणात्मक होती है, यानी कि ये नहीं होती है और ये होती है। आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है जबकि जीवनी नहीं होती है। जीवनी में लेखक
किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्रण करता है। जो जीवनी होती है, इसमें जो लेखक होता है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का चरित्र चित्रण करता है, जबकि आत्मकथा में जो है लेखक के जीवन की घटनाओं का चरित्र चित्रण होता है। तो ये हमारा हो गया जीवनी और आत्मकथा में अंतर। प्रश्न नंबर 13 है, छात्रों के लिए समाचार पत्र का पठन क्यों आवश्यक है? छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है समाचार पठन का? तो देखते हैं। तो पहला इसका है, छात्रों का जो है प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना उनके सामान्य ज्ञान तथा शब्दकोशों की संख्या में वृद्धि करता है। जब भी आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, उसमें जो नए रिसर्च होते हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो उससे क्या होगा, जो सामान्य ज्ञान आपका होगा उसमें और आपके जो शब्दकोशों की संख्या होगी दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा है, सामान्यतः समाचार पत्र का प्रतिदिन पढ़ना सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं अपितु एक सामान्य व्यक्ति, राजनेता, अभिनेता, कोई भी सेलिब्रिटी हो, सभी के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसमें देश में जो है विभिन्न समस्याएं या कुछ नई चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं, इसमें सबका समावेश रहता है। फिर हमारा है 3 नंबर, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण कटिंग को यथोचित साज सज्जा के साथ कक्षा में लाकर विद्यार्थियों को सिखानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी में समाचार पत्रों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। तो ये हमारा हो गया छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 14 है, अनुस्वार एवं विसर्ग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और विसर्ग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए विसर्ग क्या होता है, तो विसर्ग हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होता है। यह व्यंजन है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है तो उसी के उच्चारण स्थान में इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है, परंतु यह स्वतंत्र वर्ण ना होकर मात्र वर्णों के चिन्ह है। उदाहरण है इसका, जैसे प्रायः, फिर आपका नमः, आस्था, फिर आपका संभवतः। तो इसका जो उच्चारण होता है ये कुछ हा की तरह होता है। अब देखते हैं हम लोग अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। इसकी ध्वनि जो होती है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्णों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ण के पंचम वर्ण के समान ही होगा, जैसे दिया गया है रंग, भंग, हंस, कंत, वंश इत्यादि। प्रश्न नंबर 15 है, नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो देखते हैं। तो नाटक एक, पहले हम लोग देखते हैं नाटक शिक्षण विधि। नाटक एक ऐसी अभिनय परख विधा है जिसमें जो है संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। नाटक एक ऐसी अभिनय परख विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं जो है कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। नाटक छात्रों को नए तरीकों से संवाद करने और समझने की अनुमति देता है। नाटक शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। इनमें पहला हमारा है कक्षा अभिनय विधियां, प्रयोग विधि, आदर्श नाट्य विधि, समीक्षा विधि। ये सभी हो गए हमारे नाटक की विधियां। फिर देखते हैं संवाद का हम लोग। संवाद शिक्षण क्या होता है? तो संवाद शिक्षण का अर्थ है शिक्षण और सीखने के लिए बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। संवाद का अर्थ होता है शिक्षण और सीखने के लिए बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। ये संवाद का अर्थ है। संवाद शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच चल रही बातचीत शामिल है, न कि केवल शिक्षक प्रस्तुति। संवाद शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला हमारा है समूह चर्चा, समस्या समाधान, सहयोगी शिक्षण और विचार मंथन। प्रश्न नंबर 16 है
मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, मुंशी प्रेमचंद्र जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, इनका जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बीए से स्नातक किया तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया तथा उर्दू में जो है नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार तथा कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। कि मुंशी प्रेमचंद्र जिनका वास्तविक नाम क्या है, तो धनपत राय है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी जिले के एक लमही नामक ग्राम है, उसी ग्राम में जुलाई जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने जो है बीए से स्नातक किया तथा उर्दू का विशेष ज्ञान भी प्राप्त किया तथा उर्दू में जो है नवाब राय के नाम से कहानियाँ भी लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार तथा कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ मानसरोवर के रूप में संकलित हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, जिसकी रचना उन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। प्रेमचंद की कृतियाँ अगर हम लोग देखें तो वो आपको उनका है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि जो हैं उपन्यास हैं। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि जो है ये कहानियाँ हैं। इन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख जो है उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं को जो है जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँदसुदा आदि में भी लिखा था। आदि में भी लिखा था। यानी मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं कि लगभग जो है 300 से ज़्यादा कहानियाँ मानसरोवर के रूप में संकलित हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संकलित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो है ये गोदान है, जिसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी। प्रेमचंद्र की कृतियाँ देखें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये सभी जो हैं ये इनके उपन्यास हैं। कहानी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा ये इनकी कहानियाँ हैं। इन्होंने जो है अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे आपका है जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, फिर आपका है चाँद सुधा में जो है इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं इसी में मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना शैली में जो है आदर्शवाद से यथार्थवाद का जो है पुट लक्षित होता है। पूस की रात, कफन इत्यादि जो है इनकी प्रमुख यथार्थवादी कहानियां हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। प्रश्न नंबर 17 है, एक कंठस्थ नित श्लोक लिखकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्घंता यु किंसुका। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीने ना शोभन्ते निर्गंधा यु किंसुका। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कितना भी रूपवान हो, यानी रूप यौवन संपन्ना यानी रूप से भी कितना भी संपन्न क्यों ना हो या कितना भी रूपवान क्यों ना हो और यौवन से भरपूर हो और क्यों ना ही महान कुल में जन्म लिया हो, यानी विशाल कुला संभवा महान कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है, यानी विद्याहीने ना शोभन्ते, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे बिना खुशबू के पलाश या हम लोग बोल सकते टीसू का फूल होता है, यानी निर्गंधा यु किंसुका, जैसे बिना खुशबू के पलाश या टीसू के फूल की होती है। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारकों के प्रकार लिखिए।
हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारकों के प्रकार लिखिए। तो देखते हैं, वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए इन्हें कारक कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाले को कारक कहते हैं। जो क्रिया को पूरा करता है उसी को कारक कहते हैं। जैसे दिया गया है, राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाढ़ से मारा। अब इस वाक्य में जो है पुत्र, राम, लंका, रावण तथा बाढ़, ये शब्द जो हैं ये शब्द कारक हैं। कारक की संख्या देखें तो इसकी संख्या 6 होती है। कारक की संख्या 6 होती है। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विविध कारकों का ज्ञान कराने के लिए शब्द के साथ कोई ना कोई विभक्ति लगानी पड़ती है। अब इसमें आपका आता है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सभी आपका होता है कारक। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप क्लास का PDF नोट टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।